शेक्सपियर का एक ऐसा शाकार जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है, क्या एक पेशिन गोई सिर्फ चंद अल्फाज एक अच्छे भले इंसान को कातिल बना सकते हैं? आइए आज मैकबेथ की कहानी की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी कहानी की मरकज में एक बहुत ही ताकतवर जज्बा है, ख्वाहिश। और सवाल ये है कि बादशाह बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए कोई इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी का आगाज होता है मैकबेथ से, जो स्कॉटलैंड का एक बहुत ही बहादुर और वफादार जनरल है। वो एक बड़ी जंग जीत कर लौट रहा है और पूरे मुल्क के लिए एक हीरो है। मैदान जंग से वापसी पर मैकबेथ और इसके दोस्त बैंको का सामना 3 पुरस्कार चुड़ैलों से होता है। वो इसे 3 अजीब से सलाम करती हैं। पहला तो ठीक है, थेन ऑफ ग्लॉमिस, जो वो पहले से है, लेकिन दूसरा उसे हैरान कर देता है, थेन ऑफ काउडर। और तीसरा सलाम, वो तो उसकी दुनिया ही हिला देता है। वो उसे कहती हैं मुस्तकबिल का बादशाह। और फिर जैसे ही वो चुड़ैलें गायब होती हैं, बादशाह के कासिदा पहुंचते हैं। वो ये खबर लाते हैं कि थीन ऑफ काउडर को गद्दारी की वजह से सजाए मौत दे दी गई है और बादशाह ने ये खिताब मैकबेथ को दे दिया है। अचानक पेशीन गोई का एक हिस्सा सच हो गया है और मैकबेथ के जहन में ख्वाहिश का बीज पड़ चुका है। और यहीं पर इस ड्रामे का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन चुड़ैलों ने वाकई मुस्तकबिल देख लिया था, या उन्होंने सिर्फ मैकबेथ के जहन में एक ख्याल डाला और बाकी सारा काम उसकी अपनी ख्वाहिश ने कर दिया? यह किस्मत थी या एक बहुत ही शातिराना चाल? अब जब बादशाह बनने का ख्याल हकीकत के करीब लगने लगा है, तो मैकबेथ की ख्वाहिश का रुख गद्दारी और कत्ल की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ आकर कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। देखें, एक तरफ तो मैकबेथ है जो अपने अंदर की आवाज़ से, अपनी ज़मीर से लड़ रहा है। उसे पता है कि बादशाह डंकन एक नेक इंसान है और तो और उसके घर में मेहमान है। लेकिन दूसरी तरफ है उसकी बीवी लेडी मैकबेथ। वो उसकी हिचकिचाहट को सीधा सीधा बुज़दिली का नाम देती है। वो उसकी मर्दानगी को ललकारती है और उसे उस बेरहमाना कत्ल के लिए तैयार करती है। कत्ल से ठीक पहले मैकबेथ का अपना जहन ही उसके खिलाफ हो जाता है। उसे हवा में एक खुंजर तीरता हुआ नजर आता है जो उसे बादशाह के कमरे की तरफ इशारा कर रहा है। और फिर इस खंजर पर खून के छींटे नजर आने लगते हैं, जो उसके अंदरूनी खलफिशार और आने वाले खौफनाक काम की अलामत है। तो कत्ल हो जाता है। मैकबेथ फौरन ही सदमे और पछतावे में डूब जाता है। वो इतना घबरा जाता है कि खून से भरे खंजर अपने साथ ही ले आता है। इसके बिल्कुल बरक्स लेडी मैकबेथ, जो इस वक्त ज्यादा अमली है, वो बड़ी सर्द महरी से खंजर वापस रखती है और सोए हुए नौकरों के चेहरों पर खून मल देती है ताकि सारा इल्जाम उन पर आ जाए। मैकबेथ अब बादशाह तो बन गया है, लेकिन ये जीत उसे कोई सुकून नहीं देती, बल्कि इसका दौरे हुकूमत शक और खौफ से शुरू होता है। ताज सर पर रखने के बाद भी मैकबेथ को चैन नहीं है। उसे चुड़ैलों की एक और बात याद आती है कि बैंको की औलाद बादशाह बनेगी। ये ख्याल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अपनी बादशाहत को हर कीमत पर बचाने के जुनून में वो अपने ही दोस्त बैंको और उसके बेटे को कत्ल करवाने का हुक्म दे देता है। और फिर शाही दावत में उसका जुर्म सबके सामने आ जाता है। मैकबेथ को खबर मिलती है कि बैंको तो मारा गया, लेकिन उसका बेटा फरार हो गया। उसी लम्हे उसे अपनी खाली कुर्सी पर बैंको का भूत नजर आता है, एक ऐसा नज़ारा जो सिर्फ और सिर्फ उसे दिखाई दे रहा है। उसका खौफजदा रद्द-ए-अमल सबको हैरान कर देता है और लेडी मैकबेथ की तमाम कोशिशों के बावजूद सब देख लेते हैं कि बादशाह का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है। अपने बढ़ते हुए खौफ और बेचैनी की वजह से मैकबेथ एक बार फिर उन चुड़ैलों के पास जाता है। उसे जवाब चाहिए। वो किसी भी कीमत पर अपनी ताकत को महफूज बनाना चाहता है। चुड़ैलें इसे 3 नई पेशिनगोइयां बताती हैं। बज़ाहिर तो ये इसे तसल्ली देती हैं, मगर इनमें एक गहरा फरीब छुपा है। पहली, मैकडफ से होशियार रहना। दूसरी, कोई भी शख्स जो औरत से पैदा हुआ हो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तीसरी, उसे उस वक्त तक शिकस्त नहीं होगी जब तक बर्नम का जंगल चलकर उसके किले तक न आ जाए। और ये पेशिनगोइयां इससे पहले से भी ज्यादा बेरहम बना देती हैं। जब इसे पता चलता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है, तो मैकबेथ फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि मैकडफ के किले पर हमला करो और उसकी बीवी, बच्चों और तमाम नौकरों को कत्ल कर दो। ये इसकी सबसे ज्यादा वहशियाना और बेमकसद हरकत है। अब
کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میکبیتھ کی دنیا بکھرنا شروع ہو گئی ہے اور وہ پیشین گوئیاں جو اسے اپنی حفاظت کا یقین دلا رہی تھیں اب اسی کے خلاف جا رہی ہیں۔ لیڈی میکبیتھ، جس نے کبھی میکبیتھ کو مضبوط رہنے کو کہا تھا، اب خود جرم کے بوجھ تلے بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ وہ نیند میں چلتی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ خون دھونے کی کوشش کرتی ہے جو صرف اسے نظر آتا ہے، اور لاشعوری طور پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی رہتی ہے۔ اسی دوران انگلینڈ سے ایک فوج میکبیتھ کے خلاف بڑھ رہی ہے۔ اس فوج کا کمانڈر ایک چال چلتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ ہر سپاہی برنم جنگل سے ایک شاخ کاٹ لے اور اسے اپنے سامنے ڈھال بنا لے۔ اس طرح دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے پورا جنگل قلعے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ چڑیلوں کی ایک اور پیشین گوئی ایک بالکل غیر متوقع طریقے سے سچ ہو رہی ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی میکبیتھ اب تک خود کو ناقابل شکست سمجھتا ہے۔ وہ بے خوفی سے لڑتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی بھی عورت سے پیدا ہوا انسان اسے مار نہیں سکتا۔ جب اس کا سامنا میکبیتھ سے ہوتا ہے تو وہ طنز کرتا ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اور یہیں پر چڑیلوں کے الفاظ کا اصل مطلب کھلتا ہے۔ میکبیتھ جواب دیتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر پیدا نہیں ہوا تھا، اسے وقت سے پہلے آپریشن کے ذریعے اس کی ماں کے پیٹ سے نکالا گیا تھا، وہ عورت سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس ایک لمحے میں میکبیتھ کو احساس ہوتا ہے کہ چڑیلوں نے اسے الفاظ کے کھیل میں پھنسا دیا تھا۔ اس کی آخری امید بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ لڑتا ہے لیکن آخرکار میکڈف کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ میکڈف اس کا سر کاٹ کر لاتا ہے اور ڈنکن کے بیٹے میلکم کو اسکاٹ لینڈ کا رائٹ فل بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے۔ کیا میکبیتھ کا یہ انجام، یہ زوال، اس کی قسمت میں پہلے سے لکھا تھا، یا پھر یہ سب اس کی اپنی بے لگام خواہشوں کا کیا دھرا تھا؟ اور شاید یہی وہ سوال ہے جو اس ڈرامے کو اتنے سالوں بعد بھی اتنا زندہ رکھتا ہے۔